हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी कहानियों में। और आज की कहानी रवीना की है, जो खुली आंखों से सपने देखा करती थी और वो उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत भी रखती थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि रवीना बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी में रहती थी और वो बहुत खूबसूरत भी थी। गांव के सारे लड़के रवीना पे अपनी जान लुटाया करते थे और ये बात रवीना को अंदर ही अंदर बहुत खुश भी करती। लेकिन इसी के साथ रवीना के दिल में बचपन से ही एक बहुत दुख भी भरा हुआ था। और वो दुख ये था कि उसे कभी अपनी ज़िंदगी में उसकी माँ का प्यार मिला ही नहीं। क्योंकि रवीना बहुत छोटी थी, तभी ही उसकी माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी। पर सोचने वाली बात ये थी कि उसके गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये जानता हो कि उसकी माँ की मृत्यु का कारण क्या था। यहाँ तक कि रवीना भी नहीं जानती थी कि उसकी माँ की मृत्यु का कारण क्या था। उसने बहुत बार अपने पिताजी से पूछा, लेकिन उसके पिता ने कभी कुछ बताया ही नहीं। जब भी रवीना अपनी माँ की मृत्यु का कारण पूछती थी, उसके पिताजी बस यही कहकर बात टाल देते थे कि वो बहुत बीमार थी। लेकिन रवीना की माँ का मृत्यु का कारण कुछ और ही था। और जब रवीना की माँ की मृत्यु हुई तो रवीना के पिता और माता मुंबई में ही रहते थे। और जब रवीना की माँ की मृत्यु हुई तो रवीना के पिताजी ने रवीना को लेकर बिहार के मधुबनी गांव में अपना घर बसा लिया और कसम खा ली कि अब दोबारा कभी मुंबई नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों, रवीना को कभी ये पता ही नहीं था कि उसकी माँ की मृत्यु मुंबई में ही हुई है और ना ही उसे उसकी मृत्यु का कारण पता था। अब समय अपनी गति में बीतता गया और रवीना की इच्छाएं अपने सपनों को लेकर और बढ़ने लगी। असल में रवीना बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वो एक बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी और हर जवान दिल में अपनी एक छाप छोड़ना चाहती थी। और ये बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया कलाकार भी थी। उसमें एक्टिंग की कला ऐसी थी कि वो कभी कभी अपने पिताजी को भी अपनी एक्टिंग की कला से धोखे में डाल देती थी। और अब रवीना एक दिन अपने पिता से अपने दिल की बात कहती है और बताती है कि उसे मुंबई जाकर हीरोइन बनना है। लेकिन उसके पिता ने मुंबई का नाम सुनते ही उसे गुस्से में देखा और चिल्लाकर मना कर दिया। इस कदर चिल्लाया कि मानो अब अगर रवीना दोबारा मुंबई का नाम भी लेती तो शायद उसकी जान भी ले लेते। लेकिन रवीना ने उस समय तो अपने पिता को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन रवीना ने मन ही मन ये इरादा बना लिया था कि उसे अब मुंबई किसी भी हाल में जाना ही है, भले ही घर से भागना पड़े। और उसने दूसरे ही दिन मौका मिलते ही मुंबई के लिए अपने पिता को बिना बताए घर से निकल पड़ी। और अब रवीना घर से निकल तो गई, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी मुंबई देखा ही नहीं था। उसने भी अपने गांव के दूसरे लोगों से मुंबई के बारे में सिर्फ सुना ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस मुंबई पहुंच जाए तो उसको हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसका ये ख्याल बिल्कुल भी गलत था, क्योंकि मुंबई में उसकी राह में कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि कोई और ही बैठा था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी। और अब 3 दिन ट्रेन में धक्के खाने के बाद रवीना मुंबई पहुंच चुकी थी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रवीना बहुत खूबसूरत थी, उसके गांव के सारे लड़के उस पर मरा करते थे। और मुंबई स्टेशन उतरते ही सारे टैक्सी वाले उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। और हर टैक्सी वाला रवीना के पास आकर यही बोलता कि मैडम, जहाँ भी जाना है आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूँगा और आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। लेकिन उन टैक्सी वालों की बुरी नज़रों को वो अच्छे से समझ रही थी। और काफ़ी इधर उधर देखने के बाद रवीना ने एक बूढ़े टैक्सी वाले को देखा और उसे देखते ही रवीना उस टैक्सी वाले के पास गई और कहने लगी, अंकल, मुझे फिल्म सिटी जाना है, क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे? टैक्सी वाले ने भी हाँ में जवाब दिया और कहने लगा, हाँ बेटी, बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। रवीना भी बेफिक्र होकर उस टैक्सी में बैठ गई और बहुत ही उत्सुकता से फिल्म सिटी पहुँचने का इंतज़ार करने लगी। और कुछ देर बाद रवीना का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ और वो फिल्म सिटी पहुँच गई। फिल्म सिटी पहुँचते ही रवीना को ऐसा लग रहा था कि वो अपने सपनों की दुनिया में आ चुकी है। रवीना जगह जगह पर शूटिंग होते हुए देखती, लेकिन उसका मन नहीं भर रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करती कि उसे भी कोई डायरेक्टर देखे और उसे भी कोई कुछ काम दे दे, ताकि वो भी पर्दे पे आ सके। और इन सारे नज़ारे और कोशिशों के चलते शाम भी हो चुकी थी और अब रवीना को भूख भी लगने लगी थी। रवीना ने मुंबई की चकाचौंध भरी ज़िंदगी के बारे में तो सोचा था,
लेकिन मुंबई में बाहर से आए हुए लोगों को किस दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो नहीं सोचा था। अब शाम होते ही रवीना को भूख का एहसास तो होने लगा ही था, लेकिन साथ ही साथ उसे रात में सोने के लिए जगह का भी बंदोबस्त करना था और वो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और रवीना को वो परेशानी होनी भी थी, क्योंकि रवीना तो कुछ पैसे लेकर मुंबई आई थी। उसने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि मुंबई कितना महंगा शहर है। अब रवीना यहाँ वहाँ इस सोच में देखने लगती कि कुछ खाने के लिए मिल जाए और फिर उसके बाद रात गुजारने का भी कुछ ना कुछ कर लूँगी। और फिर अगले ही पल रवीना को खाने के लिए एक छोटी सी होटल दिखाई देती है और रवीना ने वहीं खाना खाकर अपनी भूख मिटाई। और अब वो रहने के लिए घर तलाश करते हुए फिल्म सिटी से बाहर आई और चलते हुए लोगों से किराए के घर के लिए पूछने लगी। रवीना की बहुत कोशिशों के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहा था। रवीना अब काफ़ी मायूस होने लगी थी और साथ ही साथ मुंबई शहर की अनजान सड़कें उसे बहुत ज़्यादा डरा भी रही थी। इन सारे ख्यालों के साथ रवीना जूझ ही रही थी कि अगले ही पल किसी ने रवीना को बेटा कहकर पुकारा। और जैसे ही रवीना पुकार सुनकर पलटती है तो वो ये देखती है कि एक बूढ़ा सा रिक्शा ड्राइवर रवीना को इशारा करता और अपनी ओर बुलाता। रवीना भी इस बूढ़े रिक्शा ड्राइवर को देखकर अपने कदम में तेज़ी बढ़ाती और उस रिक्शा वाले के पास जाती और अपनी समस्या बताती है। रिक्शा वाला भी रवीना की सारी बातें सुनता है और रवीना को जवाब में ये कहता है कि बेटा, अभी तो तुम्हें इतनी रात में किराए पे घर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ होटल जानता हूँ जो सस्ती भी है और अच्छी भी है और वहाँ पे तुम अपनी रात भी बिता सकती हो। और जैसे ही सुबह हो जाए तुम वहाँ से निकल कर कोई एक अच्छा से किराए पे घर ढूंढ लेना। ये बात सुनते ही रवीना भी काफ़ी खुश हुई और कहने लगी, जैसा आपको ठीक लगे अंकल, मुझे बस रात में कहीं रुकने का इंतज़ाम करा दीजिए। ये बात सुनते ही रिक्शा वाले ने भी अपनी रिक्शा स्टार्ट करी और कहा, तो चलो बेटी, बैठ जाओ, मैं तुम्हें कोई सही और सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। और रवीना भी खुशी खुशी उस रिक्शे वाले के साथ उसकी रिक्शा में बैठ जाती है और होटल के लिए निकल जाती है। रवीना को होटल पहुंचने में अभी 20 से 25 मिनट थे। सफ़र थोड़ा लंबा था। रवीना टाइम पास करने के लिए उस रिक्शा वाले से मुंबई के बारे में कुछ बातें करने लगती है। रिक्शा वाला भी रवीना की सारी बातों का जवाब देते रहता, लेकिन अचानक से वो रिक्शा वाला रवीना से कहने लगता कि बेटा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। रवीना ने जवाब देते हुए कहा कि अंकल, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आपने मुझे कहीं देखा हो, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुंबई आई हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने मुझे पहले भी कहीं देखा हो। रिक्शा वाला रवीना को जवाब में कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम सिर्फ देखी हुई नहीं, बल्कि तुम्हारी आवाज़ भी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ भी पहले कभी सुनी हुई है। रिक्शा वाले की इस बात के जवाब में रवीना ये कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है अंकल, आप तो कुछ भी कह रहे हो। रवीना की ये बात सुनकर उस रिक्शे वाले ने रवीना से कहा कि बेटा, तुम मुझे तुम्हारे पिता का नाम बताओ तो शायद मुझे याद आ जाए कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है और तुम्हारी आवाज़ कहाँ सुनी है। ये बात सुनते ही रवीना ने बिना सोचे समझे अपने पिता का नाम बता दिया। रवीना ने जवाब में ये कहा कि मेरे पिता का नाम लोकेश मिश्रा है। जैसे ही रवीना ने अपने पिता का नाम उस रिक्शा वाले को बताया, रिक्शे वाले ने जवाब में उसे ये कहा कि तुम्हारी माँ का नाम वैष्णवी मिश्रा तो नहीं। जैसे ही उस रिक्शा वाले ने रवीना को उसकी माँ का नाम बताया, वैसे ही रवीना तो एकदम सुन्न पड़ गई थी। वो ये सोचने लगी कि मैं बिहार में रहती हूँ और वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे इस रिक्शे वाले को मेरे माता और पिता के बारे में पता कैसे है। अब रवीना ये सोच में पड़ी ही थी कि उसके दिमाग में ये बात फटाक से आई कि अब मैं इस रिक्शे वाले से पूछती हूँ कि इसे मेरे माता पिता के बारे में कैसे पता है। और अगले ही पल रवीना ने उस रिक्शे वाले से पूछा भी। और जैसे ही रवीना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उसकी माँ का नाम वैष्णवी मिश्रा ही है, वैसे ही रिक्शा वाला भी अपनी जगह पर सुन पड़ गया और उसने बीच रास्ते में ही अपनी रिक्शा रोक दी और कहने लगा, तुम कैसी हो बेटा, बहुत ज़माना हुआ तुम्हारे पिता से मिले हुए और तुम्हारी माँ की मृत्यु भी मेरे सामने ही हुई। तब से तुम्हारे पिता का कोई ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, किधर है, कैसा है। उस ड्राइवर के मुंह से ये बात सुनकर
रवीना थोड़ी सी भावुक हुई और उसे जानने की ये इच्छा और बढ़ने लगी कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। उसके पिताजी ने तो उसको कुछ बताया नहीं था और उसे ये उम्मीद दिख गई थी कि ये रिक्शा वाला मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानता है, तो उसे ये भी पता होगा कि मेरी माँ की मृत्यु हुई कैसे। और अगले ही पल बिना सोचे समझे उसने उस रिक्शे वाले से ये पूछ ही लिया कि अंकल, जब आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो मेरे लाख पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया। जब भी मैं उनसे पूछती वो बस यही कहते कि बीमार थी, इसलिए वो भगवान को प्यारी हो गई, और कुछ ज़्यादा उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। रवीना की ये बात सुनकर वो रिक्शा वाला भी अपने पुराने दिनों में खो गया और रवीना से कहने लगा, तो बेटी, बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत थी। तुम ये बोल सकती हो कि तुम तुम्हारी माँ की ही परछाई हो, हूबहू तुम तुम्हारी माँ की जैसी ही दिखती हो। और साथ ही साथ तुम्हारी माँ भी एक बेहतरीन कलाकार थी। तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता इसी फिल्म सिटी में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम किया करते थे और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और इसी के चलते उन्होंने आपस में शादी भी कर ली। और उनकी शादी के कुछ वक्त के बाद भगवान ने उनको एक प्यारी सी बेटी दी, और वो कोई और नहीं, वो तुम थी बेटा। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी के अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। तुम उस वक्त लगभग 4 या 5 साल की होगी। तुम्हारी माँ को एक फिल्म में एक पागल लड़की की भूमिका निभाने का मौका मिला। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ शूटिंग से अपने घर पहुंचकर अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाकर ये कहने लगी कि मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और फिर अचानक से चुप भी बैठ गई, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम्हारे पिता ने ये बात देखी और देख कर ये सोचने लगे कि शायद ये अपने रोल की रिहर्सल कर रही हो। और रोज़ की तरह तुम्हारे माता पिता सो भी गए, लेकिन वो नहीं सोया था जो तुम्हारी माँ के मुंह से ये चीख चीख कर कह रहा था कि इसे मैं साथ में लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता तो काफ़ी आम जिंदगी में जी ही रहे थे, लेकिन अगले ही दिन शूटिंग ख़त्म होते ही अचानक से ये हुआ कि तुम्हारी माँ आसमान में उड़ने लगी, मानो जैसे उसके ऊपर पर लग गए हो। और सब ये नज़ारा देखकर अपने नाखून कतरने लगे और डर के मारे सभी अपने भगवान को याद करने लगे। तुम्हारी माँ ऐसी हरकतें करने लगी कि सबको ये नज़ारा देखकर ये लग रहा था कि अब तो हमारी मौत पक्की है। लेकिन किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि नुकसान किसी और को नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ को ही होने वाला है। तुम्हारे पिताजी ये सारी बातें देखकर काफ़ी घबरा चुके थे, जैसे कि बाकी सब लोग घबरा चुके थे। लेकिन उन सभी लोगों के बीच एक व्यक्ति निकलकर अपने पिताजी को लेकर आया। उसके पिताजी पड़ोस के ही एक मंदिर में पुजारी का काम किया करते थे। जैसे ही उस व्यक्ति के पिताजी आते हैं, वो अपने तरफ से सारा काम करते हैं और उस भूत से बात करने की कोशिश करते हैं कि तुमने क्यों इस औरत को अपनी कैद में रखा है, तुम इसे छोड़ो और इसे छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। उस पंडित के जवाब में वो भूत कहता है कि मैं इसे एक वक्त में बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसने मेरी कोई बात नहीं मानी, बल्कि इसने मुझे 4 लोगों के सामने थप्पड़ मारा, मुझे बेइज्जत किया। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं इसे और इसके परिवार को और इसकी आने वाली औलाद को भी ख़त्म कर दूंगा। पहले तो अब मैं इसे ले जाऊंगा, उसके बाद इसका पति और इसकी बेटी, किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुनते ही पंडित और वहाँ पे मौजूद सारे लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन पंडित ने अपनी हिम्मत उतनी नहीं हारी थी जितनी हिम्मत बाकी लोगों ने हार चुकी थी। अब पंडित काफ़ी कोशिशें करता और ये सोचता कि कैसे भी करके इस लड़की को उस भूत से रिहाई दिला दूं, लेकिन पंडित की काफ़ी कोशिशें नाकाम ही रहती। वो एक के बाद एक नए नए मंत्र अपनाता, लेकिन कोई भी मंत्र उसके काम नहीं आता। आखिरकार ये हुआ कि तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से अपने गले को दबाया और सांस के लिए तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि मानो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी माँ अब उससे छुटकारा पा चुकी है
लेकिन ये सच नहीं था। तुम्हारी माँ थोड़ी देर के लिए अपने रूप में आती और कहती कि मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाना। ये नज़ारा बहुत डरावना तो था ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही भावुक भी था। तुम्हारे पिता के साथ खड़े काफ़ी लोगों के भी आंखों में आंसू थे, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार किया और तुम्हें ले करके हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दिया, और ये कसम खा ली कि अब दोबारा कभी मुंबई नहीं जाना है। लेकिन तुम्हारे पिता को ये नहीं पता था कि आत्माएं किसी का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये बात सुनते ही, उस रिक्शा वाले की सारी बातें सुनते ही रवीना काफ़ी भावुक हो गई और रोते हुए पूछने लगी कि अंकल, आपको ये सारी बातें कैसे पता? ये तो मेरे माता और पिता के साथ घटी हुई घटना है, तो आप इन सारी बातों को कैसे जानते हो, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से? वो रिक्शा वाला कहने लगा कि बेटा, वो जो भूत तुम्हारी माँ को लेकर गया था वो कोई और नहीं, मैं ही था। और तुमने मेरी बात अभी तो पूरी तरीके से समझी ही नहीं। मैंने तुमसे ये भी तो कहा कि तुम्हारे पिता को ये नहीं समझ में आया कि आत्माएं कभी भी किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। ये बात सुनते ही रवीना को मानो जान में जान रही नहीं थी। अब वो ना यहाँ देख पाती ना वहाँ देख पाती। वो रिक्शा में सिर्फ वो भूत और रवीना। अब रवीना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रवीना उस शहर में पूरी तरह से अनजान थी। उसका तो पहला ही दिन था और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं। और अंधेरी गहरी रात, रवीना को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। रवीना फिर भी अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत बेवकूफ़ सा कदम उठाती। अब वो उस रिक्शा से निकलकर भागने की कोशिश करती, पर उसे पता ही नहीं था कि ये भूत है। ये तो तुम्हारे से भी आगे भाग सकता है, तुम्हारे को उड़ के पकड़ भी सकता है और तुम्हारे को कहीं से भी निकाल सकता है। लेकिन रवीना ना दाएं देखती ना बाएं देखती। वो बस ये सोचती कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे तो यहाँ से भागना है। और वो भूत भी रवीना को भागता हुआ देख उसके पीछे पीछे हंसते हुए चिल्लाता, कितनी दूर तक भागोगी और कहाँ तक भागोगी? ये मेरी ही ताकत है जो तुम्हें घसीट कर यहाँ तक ले आई है। अब ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे पिता को। तुम सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारी माँ ने मेरी मोहब्बत की इज़्ज़त नहीं करी, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को भी कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी माँ का तो मैंने कत्ल कर ही दिया, अब तुम और तुम्हारे पिता बचे हैं। तुम दोनों को भी बहुत ही जल्द मैं ख़त्म ही कर दूंगा। रवीना उस भूत की एक नहीं सुनती और बस बेधड़क भागती रहती, और भागते भागते अचानक एक गाड़ी से टकराकर गिर जाती और गिरते ही बेहोश भी हो जाती। उसको गिरता देख उस गाड़ी में से कुछ लोग निकल कर आए और उसको उठाकर तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए भागने लगे। और जैसे ही रवीना को हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल पहुंचते ही रवीना को होश आ गया। और होश में आते ही रवीना बहुत ही डरी हुई आवाज़ से डॉक्टर से कहने लगी कि कोई मेरे पिताजी को बुला ले, मेरी जान को यहाँ पे बहुत खतरा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रवीना की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चलता, शायद गाड़ी से टकरा कर थोड़ी सी डर गई है, इसके लिए ऐसी बहकी बात कर रही है। डॉक्टर ने उसकी बात को उतना ज़रूरी नहीं समझा और उसे कहा कि तुम आराम करो, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी तो तुम अपने पिताजी के पास चले जाना, और उसे एक दर्द का इंजेक्शन देके सुला दिया। लेकिन मुसीबत तो अभी तक के रवीना के ऊपर से टली ही नहीं थी, क्योंकि रवीना के साथ जो बात बीती थी वो किसी और को उसने अभी तक के बताई नहीं थी। और अब जो लोग रवीना को हॉस्पिटल लेकर आए थे वो भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर वहाँ से जा चुके थे। अब रवीना काफ़ी लोगों के तो बीच में थी, लेकिन फिर भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके दिल और दिमाग से वो रिक्शे वाले की शक्ल जा ही नहीं रही थी। उसे हर पल ये लग रहा था कि क्या पता वो कहाँ से आ जाए और मेरी जान ले ले। जैसा उसने मेरी माँ को मार दिया वैसा वो मुझे भी मार देगा। बस ये फ़िक्र रवीना को हर वक्त खा ही रही थी कि अगले ही पल रवीना अपने कानों से ये सुनती है कि कोई नीचे से उसे बेटा कह के आवाज़ दे रहा है। जैसे ही रवीना ये आवाज़ सुनती है उसके दिल में डर और तेज़ी से दौड़ने लगता है, क्योंकि जब रवीना घर की तलाश में फिल्म सिटी से बाहर निकलकर लोगों से पूछ रही थी तब उसे पीछे से किसी ने बेटा ही कहकर पुकारा था, और उसके दिमाग में वो आवाज़ और वो रिक्शे वाले की शक्ल
पूरी तरीके से घूम रही थी। रवीना तो अब ऐसी थी कि मानो उसको काटो तो खून नहीं निकले। उसमें जान तो थी, लेकिन उसके सीने में कोई जान नहीं बची थी। वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मेरे पिताजी के पास ही सुरक्षित हूँ। यहाँ पे मुझे कोई नहीं बचा सकता और ना ही यहाँ पे मेरी कोई कुछ बात मानेगा। रवीना बस इन सारे ख्यालों में जूझ ही रही थी कि फिर से कोई आवाज़ देता है कि रवीना बेटा सुनो। लेकिन फिर भी रवीना उस बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि रवीना नीचे देखने के बजाय खुद को चादर में पूरी तरीके से ढक लेती और चादर के अंदर अपने भगवान को याद करते हुए अपने भगवान से बस ये प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे बस इस भूत से बचा ले। इसने मेरी माँ को खा गया, मुझे भी खा जाएगा और मेरे पिता को भी खा जाएगा। मुझे कैसे भी करके मेरे पिता के पास पहुँचा दे। रवीना अपनी प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा व्यस्त तो थी ही, लेकिन अगले ही पल वो ये देखती है कि कोई आकर उसकी आंख पे से चादर घसीट लेता है। जैसे ही रवीना के आंख से चादर किसी ने घसीटी, वैसे ही रवीना फूट फूट कर रोने लगी और बिना सोचे समझे उस चादर घसीटने वाले के पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, मेरी ज़िंदगी बख्श दो। तुमने जो भी करा मेरी माँ के साथ करा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या मेरी माँ ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मुझे जाने दो और मुझे छोड़ दो। रवीना ये सब बात कहती रहती है कि अगले ही पल वो व्यक्ति जिसके पैरों में गिरकर रवीना माफ़ियाँ मांगती रहती है, वही व्यक्ति रवीना को उसके कंधों से उठाता है और कहता है कि बेटा, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें, और क्यों तुम ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रही हो? कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैं आ गया हूँ ना। और क्यों तुम ऐसा घर से मुझे बिना बताए निकल गई? मुझे पता ही था कि तुम बम्बई ही आई होगी, इसके लिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे इधर ही आ गया। और इत्तेफाक से तुम मुझे इसी हॉस्पिटल में मिल भी गई, जहाँ पे मेरा एक दोस्त काम करता है, और उसी के पास मैं तुम्हारी तस्वीर लेकर आया था ताकि मैं उसके साथ मिलकर तुम्हें यहाँ पे ढूंढ सकूं। और तुम मुझे मिल भी इसी हॉस्पिटल में गई, और मैं भगवान का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। और तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें किस बात का डर सता रहा है, और कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? रवीना अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता को उसने सारी बातें बताई, और साथ ही साथ अपने पिता से माफ़ियाँ भी मांगने लगी कि पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बिना बताए ये इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया और आपको बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और पिताजी, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अभी के अभी यहाँ से निकल जाएंगे, वरना वो भूत हम दोनों को मार देगा। रवीना के पिता ने इस बात के जवाब में कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, और इस बार उस भूत को मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस बार उससे बदला दो लोगों का लेना है, एक तुम्हारी माँ का और एक तुम्हारे आंसुओं का। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, और तुम यहीं पे आराम करो। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ये कहकर रवीना के पिताजी ने अपने साथ कुछ तांत्रिकों को लिया और रवीना को उसी हॉस्पिटल में छोड़कर खुद इन तांत्रिकों के साथ फिल्म सिटी के लिए निकल पड़े। और कुछ देर बाद रवीना के पिताजी और वो सारे तांत्रिक फिल्म सिटी पहुंच भी गए, और पहुंचते ही उन तांत्रिकों की टोली ने उस भूत को आखिरकार धूल चटा ही दी। और उन तांत्रिकों ने उस भूत को इस तरीके से अपनी कैद में ले लिया कि वो अब 100 जन्म भी ले लेगा तो भी वो उस कैद से नहीं निकल पाएगा। और अगली सुबह रवीना के पिता ने रवीना को सारी बात बताई और ये भी बताया कि उन्होंने उस भूत को कैद कर लिया। और अब रवीना से उसके पिता कहने लगे कि अब तुम्हें यहाँ पे रहकर हीरोइन बनना है कि मेरे साथ अपने गांव चलना है। रवीना ने एक ही बात में जवाब दिया कि पिताजी, अब मुझे आपके साथ ही अपने गांव चलना है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है और ना ही मुझे कोई हीरोइन बनना है। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपकी ही तरीके से ज़िंदगी आगे जीना चाहती हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये बात सुनते ही रवीना के पिता ने रवीना को गले लगाया, उसके माथों को चूमा और कहा, तो ठीक है बेटी, चलो, स्टेशन पे हमारी ट्रेन भी हमारा इंतज़ार कर रही है।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी अब यहीं ख़त्म होती है। अब मिलते हैं अगली कहानी में।